मैं ये क्यों ना कहूं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, अंदरूनी इतनी हलचल चल रही है, अगर ये बाहर आ गई तो बीजेपी बिखर सकती है। 11 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए, एक बार भी उन्होंने आरएसएस को लेकर के लाल किले की प्राचीर से भाषण में कभी आरएसएस का इस तरह से महिमा मंडन नहीं किया जो इस बार किया, तारीफ की। बहुत मायने हैं इसके अंदर। दूसरा, योगी आदित्यनाथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केंद्र नेतृत्व को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। जब ये थ्योरीज बाहर निकल के आती हैं, देखो आग अगर लगेगी तब भी तो धुआं उठेगा। अब आप कहने बिना आग के भी धुआं उठ सकता है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स हैं जिस पे आपको गौर करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कर दिया जो जिसको मैं शक्ति प्रदर्शन बोल रहा हूं, वो समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में ठाकुर नेताओं की गोलबंदी बहुत तेज हो गई। हाल ही में ठाकुर विधायकों की एक अहम बैठक होती है जिसमें 40 से ज्यादा बीजेपी विधायक शामिल होते हैं। इस बैठक में कुटुंब परिवार एक नाम दिया गया कि हमने कुटुंब परिवार है, संगठन है जी, मिलकर काम करेंगे। अब अचानक ऐसी बैठकें क्यों हो रही हैं और ये संगठन बन रहे हैं, क्यों अचानक? एक तर्क तो यह आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ केंद्र के नेतृत्व को साफ कहना चाहती है कि अगर आपके मन में कहीं भी कोने में यह बात है कि हम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि विधायक हमारे पास भी है, कुटुंब परिवार भी हमारे साथ है। और अगर ऐसी भावनाएं नहीं है तो कुटुंब परिवार का अभी होने का कोई लॉजिक नहीं था। दूसरी बात, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ अभी बैठक की थी, ठाकुर के एक बड़े नेता के साथ, 2.5 साल बाद। इसको भी राजनीतिक गलियारों में एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिजभूषण साफ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बड़े हैं, उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास चला गया। इसी को कहा जा रहा है कि गोलबंदी शुरू हो चुकी है ताकि मैसेज स्पष्ट दिया जा सके। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर तमाम तरह के एनालिसिस हुए। एक एनालिसिस जाट वर्सेस ठाकुर का हुआ, एक एनालिसिस अमित शाह गुट वर्सेस योगी आदित्यनाथ गुट उसका हुआ। तो बात यह निकली, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में यह सियासी खींचतान देखने को मिली। संजीव बालियान को अमित शाह का बहुत करीबी माना जाता है, जबकि राजीव प्रताप रूडी को योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला था। योगी आदित्यनाथ ने अपने ही राज्य के संजीव बालियान को छोड़कर के बिहार के ठाकुर नेता रूडी का साथ दिया, तो लोगों ने बोलना शुरू किया। यही तो दिखाता है कि पार्टी के अंदर वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। ये 3 तर्क हैं जो चल रहे हैं गलियारों के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ अपना कुटुंब परिवार, विधायक, ठाकुर नेता, वो छवि दिखा करके केंद्र के नेतृत्व को साफ कह रही है, अगर आप कुछ करेंगे तो राजनीति में भूचाल आ जाएगा। स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट बात है। दूसरी बात, लाल किले के प्राचीर से पहली बार नरेंद्र मोदी ने 11 साल में आरएसएस की खुल करके तारीफ की है। और तारीफ कब हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अहम घटना है। बात सुनने में आ रही थी कि 75 साल के होने के बाद नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनको हटा दिया जाएगा, उनको हटना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिसी है। लेकिन कई लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सक्रिय हैं, वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए कहा गया था कि और नए लोगों को मौका देना चाहिए। ये डिबेट चलती रही। अब लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करना, इसके मायने 3-4 मायने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि चीजें वास्तव में सामान्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखो जो आरएसएस है ना, एक बहुत बड़ा एनजीओ है और बहुत सेवा कर रहा है, इस तरह की सारी उन्होंने बातें कही। एक बार मोहन भागवत ने, सर संचालक हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए 75 साल ही सीमा है और उसके बाद नए लोगों को आना चाहिए। फिर अमित शाह की तरफ से एक बयान आता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो उम्र है 75 साल, वो लगभग अब हो चुकी है, तो कार्यकाल के बीच में उनको हटाया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही थी, तो अमित शाह का ये बयान आया था। अब आरएसएस की तारीफ बहुत बड़ा एनजीओ है, इस तरह की तारीफें हुई। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं बातें, हम वो समझते हैं। एक बात ये कही जाती है कि 2024 में बीजेपी को जिस तरह का मैंडेट मिला था उसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी कि जमीनी स्तर पर उन्होंने वो मेहनत नहीं की थी जो मेहनत उन्होंने 2019 और 2014 में की थी, इसलिए मैंडेट घट गया था। अच्छा, आरएसएस ने क्यों नहीं कही, इसके कई सारी वजह बताए गए थे। पहली कि भाई जेपी नड्डा साहब ने बोला कि भाजपा को किसी की आवश्यकता नहीं है, इसको अहंकार के रूप में देखा गया और इसलिए वो कड़वी घुट्टी आरएसएस के द्वारा बीजेपी को पिलाई गई थी। नतीजा हमारे और आपके सामने है कि बैसाखी पर ही सरकार टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अब जब ये घुट्टी पी चुकी है बीजेपी, तो बीजेपी को पता है कि आने वाला जो चुनाव है, जो कि
कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहे हैं। और अगर आरएसएस ने फिर वही रुख अख्तियार किया तो उनको बहुत बड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि आरएसएस का जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो उसका विस्पर है कि इस बार बीजेपी को नहीं उनके अपोनेंट्स को आप वोट दीजिए, तो वो कन्वर्ट होता है और उनकी सीटें बढ़ती हैं और बीजेपी को घाटा होता है। तो कुल मिलाकर के तारीफ कर देना एक संदेश दे रहे हैं कि थोड़ा सद्भाव बनाए रखें और हमें आपकी आवश्यकता है, तो कृपया हमारा आप साथ देते रहें। तो एक ये वजह है, चुनाव है तो बात कह दी जाए, इस ज़्यादा उनको प्रॉफिटेबल लगी। सिंपल है, बीजेपी चाहती है कि वो संघ को खुश रखे ताकि चुनावों में उसको फायदा मिले। एक सेकंड चीज़ इसमें जो निकल सकती है वो ये है कि मोदी जी ने जो तारीफ की है ना, वो संघ को थोड़ा सा खुश करना चाहते हैं, क्योंकि संघ पीछे पड़ा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार कौन होगा, हमसे पूछिए, हम आपको कुछ नाम सुझाएंगे, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हम आपको नाम सुझाएंगे, आप उसको कंसिडर कीजिए। तो इसको लेकर बहुत तल्खी चल रही थी दोनों के बीचों में। ये तल्खियां बीच में हमारे सामने आपकी न्यूज़ के रूप में भी आई थी। लंबे समय से पार्टी अध्यक्ष को लेकर के कोई चुनाव नहीं हुआ है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। संघ की उम्मीद है कि इन फैसलों में उनका परामर्श लिया जाए। मोदी की तारीफ इस बात का भी संकेत हो सकती है कि वह संघ को भरोसे में लेना चाहते हैं ताकि पार्टी इन बड़े फैसलों में अपनी मनमानी कर सके। हाँ, हमने आपकी सुन भी ली, हम आपकी महत्ता भी समझते हैं, लेकिन करेंगे अपनी मन की, है ना। एक तो होता है कि भाई हम आपकी सुनेंगे भी नहीं, अपने मन की करेंगे, तो वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यहाँ हम आपकी बात भी सुनेंगे, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण है ये भी जताएंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की, तो दोनों पद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के ये जो सारी बातें हैं वो ये दिखाती हैं कि बीजेपी के अंदर वास्तव में बहुत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए सब कुछ ठीक रहे इसके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। वहाँ शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसको लेके खींचतान चल रही है। तो भरोसे में लेकर के अपना ही खुद का काम कराना है, अपना खुद का ही व्यक्ति बैठाना है, उस तरह की नीतियाँ चल रही हैं। तो जो कहते हैं ना कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, तो उनको बता सकते हैं कि भाई धुआं तभी उठ रहा है क्योंकि कहीं पर कहीं आग लगी हुई है। क्रिस्टल क्लियर, सिंपल। आपकी क्या समझ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।